दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित की शुरुआत बिहार की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर किचकिच खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ एनडीए है जहां पर लंबे लंबे मीटिंग्स का दौर चल रहा है, नेता बाहर निकलते हैं, ऑल इज वेल की बात कहते हैं, लेकिन दोबारा सीटों को लेकर नए सिरे से रण छिड़ जाता है और वो और ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान मानने को नहीं है तैयार, तो वहीं जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षाएं भी चरम पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं मान रहे, तो बीजेपी और जेडीयू के लिए यह फैसला कर पाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है कि किसको कितनी सीटें दी जाएं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी हालात जस के तस हैं। कांग्रेस पार्टी जितनी उम्मीदें कर रही है, आरजेडी उतनी सीटें देने को नहीं है तैयार। विस्तार से पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। गोपालगंज में बिहार के इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अलग अलग हिस्सों से होते हुए ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यकीन माने, इस बार का चुनाव पिछले कई चुनाव के मुकाबले बिल्कुल अलग और अलहदा रहने वाला है। इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, सीटों का पेंच फंसा हुआ है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले एनडीए में चल रही खींचतान इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे का तनाव चरम पर है। दिल्ली और पटना के दो बंगले मंथन के केंद्र बिंदु बने हैं। पहला 7B मोतीलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आवास है, और दूसरा 10 सर्कुलर रोड पटना, जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास है, जहां उनके पति और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी रहते हैं। पहले किस्सा नड्डा आवास का, जहां बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की लंबी बैठक हुई। इसमें अमित शाह की मौजूदगी में धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल समेत तमाम नेताओं ने उम्मीदवारों के नाम पर गहन मंथन किया। जेपी नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले विनोद तावड़े के घर पर मीटिंग हुई। यहां भी सूबे के दिग्गज बीजेपी नेताओं ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले और अपने हिस्से के उम्मीदवारों पर होमवर्क किया। तावड़े के घर से बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल निकले तो एनडीए के सीट बंटवारे की समय सीमा आज या कल की थी, जबकि पटना से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने दावा किया कि आज यानी शनिवार को ही दिल्ली में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा सर आज दिल्ली में करेंगे। आज एनडीए के द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी हम कितने सीटों पे लड़ेंगे। कल से उम्मीदवारों की सूची आने लगेगी। हमारे यहाँ कोई सब चक्कर ही नहीं है, कहाँ पड़े हैं आप। कैमरे के सामने भले ही गठबंधन में सब कुछ दुरुस्त होने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं, क्योंकि अब तक न तो बीजेपी जेडीयू ने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मांगे मंजूर की हैं और न ही इन तीनों ने बीजेपी जेडीयू की पेशकश कबूल की है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास पासवान ने दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक की है, लेकिन इसमें फैसला क्या हुआ खुद चिराग ने बताया नहीं। भी बोलने के लेकिन तो सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है, सब ऐलान किया जाएगा। पहले कहा गया कि चिराग एनडीए में 40 सीटें मांग रहे थे, लेकिन अब खबर है कि उन्होंने 30 सीटों की सूची दी है। हालांकि बीजेपी 25 से 26 सीटों पर चिराग को मनाने की कोशिश में है, लेकिन असल पेच चिराग की मनपसंद सीटों पर फंसा है। एलजेपी रामविलास के सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि सीट बंटवारे का ऐलान रविवार को नहीं बल्कि सोमवार यानी 13 अक्टूबर को होगा। अब जरा जीतन राम मांझी का रुख कर लेते हैं, जिन्होंने दिल्ली में अपने बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ये बात हर किसी को मालूम है कि मांझी एनडीए में 15 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन खबर है कि बीजेपी जेडीयू
मांझी को 7 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। हालांकि खुद मांझी अब ये कह रहे हैं कि उन्हें जितनी भी सीटें मिलेंगी वो मंजूर होंगी। हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेंगी उसको रहेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा की बात भी कर लेते हैं, जिनके इस सोशल मीडिया पोस्ट को उनकी नाराजगी का सबूत माना जा रहा है। इसमें कुशवाहा लिखते हैं, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता भी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। पोस्ट वायरल हुआ तो कुशवाहा ने कैमरे के सामने भी अपनी बात रखी। यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा 2015 की तर्ज पर सीट बंटवारा चाहते हैं। तब उनकी पार्टी आरएलएसपी को 23 सीटें मिली थी। इस बार वो 23 नहीं तो कम से कम 13 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी जेडीयू की ओर से उन्हें 6 सीटों की ऑफर की खबर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस पेशकश से कुशवाहा नाखुश हैं? इसके जवाब में बीजेपी क्या कह रही है, जरा वो भी सुनिए। पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश हैं। अगर एनडीए में सब खुश हैं, तो फिर इस खुशी के इजहार में देरी क्यों? तो इस रिपोर्ट में देखा आपने, एनडीए के नेता ऑल इज वेल कह रहे हैं, बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सीटों का फॉर्मूला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन वो दिन तारीख कब होगी ये बताने को कोई तैयार नहीं दिखता। हाँ, अलग अलग दावों के जरिए डेट जरूर सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन जब वो डेट आ जाता है तो फिर से नए समीकरण यहां पर बनते और बिगड़ते हुए नजर आते हैं। एनडीए का हाल आपने देख लिया। अब जरा इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं। आपको बताते चले, यहां पर भी हर रोज नए नए फॉर्मूले सामने आ रहे हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला फाइनल होगा जिस पर मोहर लगा दी जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आरजेडी के नेता कब दिल्ली जाएंगे, इसको लेकर हर रोज नई तारीखें भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ आखिर वो कौन सा पेच फंसा हुआ है कि सीटों के फॉर्मूलों के लेकर तेजस्वी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अब तो लालू प्रसाद यादव ने भी तेजस्वी से कह दिया है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मची रार के बीच खुद लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। इस कवायद में उन्होंने पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर सीट और टिकट बंटवारे पर चुनावी मंथन किया। आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, वो सीटें कौन कौन सी होंगी, सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिलेंगी, महागठबंधन के घटक दलों की ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग का समाधान कैसे निकाला जाए। सूत्रों के मुताबिक इन सारे सवालों पर तेजस्वी यादव को पिता लालू यादव ने टिप्स दिए हैं। दावा तो आरजेडी की ओर से भी आज या कल सीट बंटवारे के ऐलान का है, लेकिन अंदरूनी दांवपेच और हकीकत इससे उलट नजर आती है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे आज शाम तक गठबंधन की घोषणा हो जाएगी। कोई ऐसा विशेष परिस्थिति होगा तो कल दोपहर तक जरूर। आरजेडी पर छोटे छोटे साथियों का ही नहीं बल्कि कांग्रेस का दबाव भी भारी है, जो सूत्रों के मुताबिक 70 से कम सीटों पर लड़ने को भले राजी है, लेकिन क्वालिटी सीटों से समझौते को कतई तैयार नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस की जीती हुई कुछ सीटों पर आरजेडी की नजर है। ऐसे में सीट बंटवारे की राह में रुकावट कायम है। इस बीच अब बातचीत के लिए कांग्रेस की ओर से पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को आगे किया गया है, जो पहले आरजेडी में रहे हैं, जिनके लालू यादव से बेहद करीबी रिश्ते हैं। लेकिन प्राय अंतिम दौर में वार्ता है, जो लास्ट मिनट होता है वो थोड़ा बहुत सभी एनडीए गठबंधन में भी है, इधर भी है, तो आज से कल तक हो जाएगा। कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव लड़ने को तैयार है? नहीं, बिल्कुल तैयार है, तो हो ही जाएगा। जैसे ही सीट एडजस्टमेंट होगा वो भी होगा। कांग्रेस में अखिलेश सिंह वो नेता हैं जो पार्टी लाइन से हटकर पहले दिन से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश के जरिए कांग्रेस मन मुताबिक सीटें हासिल करने में कामयाब हो पाएगी। इस बीच सूत्रों के जरिए आरजेडी की ओर से महागठबंधन में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला सामने आया है।
इसके मुताबिक आरजेडी खुद 130 से 138 सीटों पर लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस को 60 सीटों की मांग से इतर 50 से ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है। सीपीआई-एमएल ने 30 सीटों की डिमांड की है, लेकिन आरजेडी उसे 20-22 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। वीआईपी अब 30 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन उसे भी 15 से 18 सीटें ही मिल सकती हैं। सीपीआई ने 24 सीटों की सूची दी है, जबकि आरजेडी उसे 6-7 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। सीपीआई-एम 10 सीटें चाहती है, लेकिन उसे भी 4-5 से ज्यादा सीट नहीं मिल सकती। इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 12 सीटों की सूची सौंपी है, लेकिन उसे 2 सीटें मिलने की खबर है। पशुपति पारस ने 8 सीटों की डिमांड की, लेकिन उसे आरजेडी 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। पारस को आरजेडी ने पार्टी के विलय का भी ऑफर दिया है। खबर तो ये भी है कि पारस कम से कम 2 सीट अपने परिवार के लिए और 2 सीट बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की फैमिली के लिए मांग रहे हैं। एक तरफ आरजेडी पर साथियों का दबाव है, तो दूसरी तरफ उसके अपने कार्यकर्ता भी टिकट के लिए हंगामे पर उतारू हैं। वैसे आरजेडी के लिए प्रशांत किशोर भी बड़ी चुनौती बन सकते हैं, जो तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर से ताल ठोक सकते हैं। पीके खुद यहाँ के लोगों के मन को टटोलने में जुटे हैं। राज का तरीका है कि क्षेत्र की जनता में जिसको चाहती है उसको हम लोग उम्मीदवार बनाते हैं। आज यहाँ देखने आए हैं कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। वैशाली जिले की एक और सीट है महुआ, जहाँ से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव पार्टी और परिवार से बाहर कर चुके बड़े बेटे के खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं या नहीं। लगातार कार्यक्रम नेता कार्यक्रम में न चलेगा। समर्थन आप देख लीजिए हमारे पार्टी को क्या कितना समर्थन मिल रहा है। तो बिना बुलाए भीड़ उमड़ जा रहा है मेरे लिए। परसों जोरदार ऐलान होगा, तो बोलिए देंगे महुआ से लड़ेंगे। इन सब के बीच आरजेडी के लिए मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी भी परेशानी का सबब बनी हुई है। तस्वीरें रोहतास जिले के डेहरी इलाके की हैं, जहां आरजेडी विधायक फतेह बहादुर को जनसंपर्क के दौरान जन आक्रोश का सामना करना पड़ा। और एक बड़ी खबर आपको देते हैं, क्या महागठबंधन में सीट मन मुताबिक नहीं पाने की वजह से मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बताते चले लगातार तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री और खुद को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर उनकी दाल गली नहीं है। ऐसे में 2020 की तरह क्या इस बार भी वो पाला बदलने की तैयारी में है? इसके संकेत दरअसल 2 अलग अलग तरीके से निकलकर सामने आए हैं। आपको बताते चलते हैं, सोशल मीडिया के जरिए बड़ा इशारा मुकेश सहनी की ओर से किया गया है। 2 दिन पहले मुकेश सहनी ने एक्स पर अपनी तस्वीर के साथ लिखा था 14 नवंबर को आ रही है महागठबंधन सरकार, लेकिन आज उन्होंने लिखा है कि 14 नवंबर को बिहार में हम ऐसी सरकार बनाएंगे जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा। इस पोस्ट में कहीं भी महागठबंधन का जिक्र नहीं है। यही वजह है कि उनकी नाराजगी और पाला बदलने की चर्चाएं अब काफी ज्यादा तेज हो चली हैं। तो पाला बदलने वाले नेताओं की हम बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी क्या 2020 की तरह इस बार भी पाला बदलेंगे? हालांकि इस बार समीकरण अलग है, पहले वो एनडीए में थे, बाद में महागठबंधन। क्या महागठबंधन से एनडीए का दामन थामेंगे? लेकिन दल बदलुओं की चर्चा हम कर लेते हैं। कोई नाराजगी की वजह से, किसी को सीट नहीं मिलने की वजह से, तो कोई किसी अन्य वजह से पाला बदलने की लगातार फिराक में है। कई ऐसे नेताओं के नाम बीते 1 हफ्ते से सामने आए हैं जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया है और पार्टियों को परेशान कर दिया है। इनमें कौन कौन से नाम सबसे आगे चल रहे हैं और 2020 में दल बदलुओं का आंकड़ा क्या कहता है? जीत के फॉर्मूले में वो कितने फिट बैठते हैं और कितने मिसफिट, उसको बताती हुई अब जनहित की अगली स्टोरी। अरुण कुमार की आखिरकार घर वापसी हो ही गई। बिहार की राजनीति में अरुण बड़े नाम हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, जो आमतौर पर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन अब की बार इस जाति को लुभाने में आरजेडी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले महीने भी अरुण कुमार की जेडीयू में वापसी की चर्चा थी, तारीख भी तय थी 4 सितंबर, लेकिन बिहार बंद का हवाला देकर उनकी जेडीयू में वापसी टल गई। इसकी वजह जेडीयू की अंदरूनी राजनीति मानी गई। अब वो अपने बेटे ऋतुराज के साथ नीतीश कुमार की पार्टी में लौट आए हैं। बिहार जिस तरीके से प्रगति के रास्ते पर है, इसमें हम अपनी ताकत लगाएंगे।
अरुण कुमार 1999 में जेडीयू से और 2014 में आरएलएसपी से लोकसभा सांसद चुने गए। वो 2024 का लोकसभा चुनाव जहानाबाद से बीएसपी के टिकट पर लड़े, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। कई पार्टियों में रहे अरुण कुमार मगध क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं। अब जेडीयू में शामिल होने के बाद उनके बेटे ऋतुराज के जहानाबाद जिले की घोसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसी सीट से एक दिन पहले ही आरजेडी में शामिल हुए राहुल शर्मा भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो कई बार के विधायक और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे हैं। जगदीश शर्मा भी भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं। चुनावी मौसम में दल बदल की होड़ में शुक्रवार को राहुल शर्मा के अलावा पूर्णिया से पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा, पिछली बार एलजेपी के टिकट पर वैशाली से विधानसभा चुनाव लड़ चुके अजय कुशवाहा, बांका से जेडीयू के मौजूदा सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने भी तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी का दामन थामा। आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है। इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। दल बदल से जुड़ी ताजा चुनावी खबर ये भी है कि दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से विधायक मिश्री लाल यादव भी लालटेन पकड़ सकते हैं। मिश्री लाल यादव 2020 में वीआईपी के टिकट पर विधायक चुने गए, फिर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब उससे भी मोहभंग हुआ तो पाला बदलने की दहलीज पर हैं। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से आरजेडी के संपर्क में थे। मैं कहां जाने वाला हूं अभी कोई निर्णय नहीं लिया हूं, लेकिन राजनीति जब करता हूं तो कहीं ना कहीं खड़ा तो रहना पड़ेगा, इसीलिए मतलब अभी कोई निर्णय नहीं है। चुनाव के वक्त पाला बदलना भारतीय राजनीति की रस्म बन चुकी है, जिसे हर पार्टी अपने अपने हिसाब से परिभाषित करती है। इस सरकार की नैया डूबती देख करके सब लोग को इस बात का अंदाजा है कि इस बार महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी, जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, घर घर नौकरी बांटेंगे। भाई जिनको जहां से चुनाव लड़ना है उस सुविधा के अनुसार अपने आप को उस दल में समाहित करते हैं, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है। वैसे दल बदल चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है। कम से कम बिहार का पिछला चुनाव तो यही बयां कर रहा है। 2020 में बिहार के 18 प्रमुख चेहरे दल बदल कर चुनावी अखाड़े में उतरे, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 जीत पाए और 16 हार गए। ऐसे में 2025 में ये अंकगणित बदलेगा या फिर पुराना रिवाज ही कायम रहेगा, 14 नवंबर को पता चलेगा। बिहार चुनाव के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया गया था इसके सपोर्ट में कि इसके जरिए घुसपैठियों का बिहार से सफाया हो जाएगा। एसआईआर की जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें एक भी घुसपैठिए का जिक्र नहीं था। उस पर राजनीति कितनी गरमाई थी हमने आपको पहले रिपोर्ट दिखा दी थी, लेकिन अब गृहमंत्री अमित शाह की ओर से एक ऐसा बड़ा बयान दिया गया है जिसके बाद अवैध घुसपैठियों का मुद्दा बिहार के चुनाव में एक बार फिर से गरमा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% की दर से और हिंदू आबादी 4.5% कम। ये घुसपैठ के कारण, घुसपैठ कर कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए सबसे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के इस बयान ने बिहार में चुनावी गहमागहमी के बीच एक बार फिर घुसपैठ के मुद्दे को गरमा दिया है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठ की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देश के सामने एक बड़ा खतरा है। इसके बाद भी कुछ राज्य सरकारें और पार्टियां इस मामले में आंखें मूंदे बैठी हैं, क्योंकि वो घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने लगी हैं। इसी के चलते अवैध घुसपैठिए चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। मगर ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां बाढ़ लगाना ही असंभव है, बाढ़ को पानी बहाकर ले जाएगा, इतने कठोर पत्थर है जहां ड्रिलिंग भी नहीं हो सकती, तो वहां से जो घुसपैठ होती है उसको प्रश्रय कौन देता है? वहां की राज्य सरकारें देती है। प्रश्रय क्यों देते, आश्रय क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसमें वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है, इसलिए वहां आश्रय मिलता है। मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं, घुसपैठ का मुद्दा, जनसांख्यिकी का मुद्दा
SIR का मुद्दा, इसको राजनीति से मत जोड़िए। एक समय आएगा आप भी नहीं बचोगे। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। कोई व्यक्ति अवैध रूप से घुसकर देश में आता है और आपका जिले का तंत्र उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो कैसे रोक सकता है? अमित शाह ने अब तक हुई जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते देश में मुस्लिम आबादी बढ़ गई। 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी में 24.6% का इजाफा हुआ। असम में 2001 से 2011 के बीच 29.6% मुस्लिम आबादी बढ़ी, जबकि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में एक दशक में 40% मुस्लिम बढ़ गए और कई सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 70% तक जा पहुंची है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कई इलाकों में फेंसिंग करना संभव नहीं है। इसीलिए इन इलाकों में राज्यों को घुसपैठियों की पहचान करनी चाहिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और जो घुसपैठ को लेकर 1955 का नागरिकता अधिनियम है, उसके आधार पर जरूर इसकी पहचान होनी चाहिए। बॉर्डर फेंसिंग बेहतर होना चाहिए, राज्य सरकारों की मदद ली जानी चाहिए, राज्य सरकारों को भी बगैर किसी पूर्वाग्रह के इसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन घुसपैठ के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को विरोधी बिहार में होने वाले चुनाव से ठीक पहले ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश बता रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हर चुनाव की तरह बिहार में अभी बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र की तरह घुसपैठ को मुद्दा बनाने की कोशिश में है, क्योंकि बिहार में अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए चुनाव आयोग ने मतदान पुनर्निरीक्षण अभियान चलाकर जिन 69,30,000 वोटरों के नाम हटाए, उनमें ये नहीं बताया कि जिन लोगों के नाम कटे उनमें कितने लोग घुसपैठिए थे। जनहित में बिहार की खबरों से बढ़ते हैं आगे, लेकर चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां पर मोहन यादव सरकार के पुलिसकर्मियों की जरूरत इतनी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है कि उनकी गुंडागर्दी मौजूदा वक्त पर चरम पर है। उनकी जरूरत ऐसी है कि डीएसपी के रिश्तेदार की पीट कर हत्या कर दी। आधी रात को 2 पुलिस वालों ने इंजीनियरिंग की एक छात्र की जान ले ली, उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अब सवाल बड़ा यह है कि आखिर इस गुंडागर्दी के पीछे की वजह क्या है, इनको किए की सजा कब और किस रूप में मिलेगी, ये रिपोर्ट देखिए। मोहन यादव सरकार के राज में वर्दी वाले गुंडों की हिम्मत तो देखिए। रात के 1:30 बजे 20 सड़क इंजीनियरिंग के एक छात्र की पीट कर उसकी जान ले ली। भोपाल पुलिस के 2 कांस्टेबल दरिंदे क्यों बने, आपको बताएंगे। पहले देखिए उन्होंने कैसे एक छात्र को मार डाला। तीन दोस्त भोपाल के इंद्रपुरी इलाके में रात को कार के बाहर खड़े थे। पुलिस वालों को आता देख तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट कर ली। तभी बाइक से 2 पुलिस वाले आए और दौड़ते हुए गाड़ी पर झपटे। तीनों लड़कों को धमकाने लगे, गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान एक लड़का गाड़ी से निकल भागने लगा। उसे पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला उसके पीछे भागा। थोड़ी देर में एक पुलिस वाला लड़के को मारता हुआ लाया। लड़के की शर्ट फट चुकी थी और फिर दोनों पुलिस वालों ने उस लड़के को लाठी और डंडे से मारना शुरू कर दिया और मार कर उसकी जान ले ली। क्या किया था उसका पुलिस वालों का? मेरे बेटा को फांसी पे चढ़ा देता, जेल करवा देता, पर मेरे बेटा को ऐसा मारता नहीं, डंडे से और पैर में भी, पैर से इस पे मारा, पेट पे। मेरे बेटा का पेट फट गया था। किसको बताऊं? सजा होना चाहिए उसको। भोपाल पुलिस की पिटाई से मरने वाले लड़के का नाम उदित है। वो सिर्फ 22 साल का था। उदित के जीजा खुद मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी हैं। उदित बीटेक फाइनल ईयर का छात्र था। घटना वाली रात दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पिपलानी थाने में 2 कांस्टेबल सौरभ आर्य और संतोष बामनिया वहां पहुंचे। दोनों पुलिस वालों ने उदित और उसके दोस्तों से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत ना देने पर झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी थी। राजधानी भोपाल में जब उदित अपने 2 साथियों के साथ रात में पार्टी करके कार से वापस जा रहा था, तब 2 पुलिस वालों ने उसे रोका। ऐसा आरोप है कि पुलिस वालों ने उदित और उसके साथियों से पैसों की भी डिमांड की। पुलिस वालों ने उदित को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका पैनक्रियाज फट गया, जिसकी वजह से पेट के अंदर खून बहने लगा।
अस्पताल ले जाते वक्त उसको 2-3 बार उल्टी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उदित के शरीर पर चोट के 16 निशान पाए गए हैं। उदित के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि अगर उनके बेटे ने कोई गलती की थी तो उसे जेल में डाल देते, उसे मार क्यों डाला? पैसा मारा मेरे बेटा को, उनके बच्चे नहीं थे क्या? ऐसे दोनों हाथों से मारा। ऐसा तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। लिप्टा लेके दौड़ के मारा मेरे बच्चे को, लिप्टा ले लेके। कहाँ का कानून है ये? तुम जेल में डाल देते, तुम सजा दे देते, तुम हाथ पैर तोड़ देते, जान ले ली मेरे बच्चे की। सड़क पर शराब पीना जुर्म है, लेकिन क्या ये जुर्म इतना बड़ा है कि पुलिस वाले एक इंजीनियरिंग की छात्र की पीट कर हत्या कर दें? सवाल बड़ा मोहन सरकार के ऊपर उठ रहा है, क्योंकि अभी तक पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं। क्या इनको बचाने की कोशिश की जा रही है? अब अगली रिपोर्ट। मोहन यादव सरकार में पुलिस वालों की हिम्मत तो देखिए कि 10,000 रुपए रिश्वत न देने पर एक छात्र की जान ही ले ली, वो भी मध्य प्रदेश के एक डीएसपी के रिश्तेदार की। चाहता तो मेरा बेटा भी, मेरे दामाद डीएसपी है, उनका बताता, लेकिन मेरे बच्चे ने नहीं बताया। आप सोचिए, एक डीएसपी का रिश्तेदार पुलिस वालों के लालच और भ्रष्टाचार का शिकार बन गया। आम लोगों का तो क्या ही हाल होगा। हद देखिए कि दोनों आरोपी पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने के बाद भी मध्य प्रदेश पुलिस कह रही है कि अभी सबूत आने दो, फिर गिरफ्तार कर लेंगे। यदि पीएम में ऐसा कुछ आता है कि मारपीट से मृत्यु कारित हुई है या अन्य चीजें उसमें आती हैं जिसमें पाया जाता है कि मारपीट इस पूरे घटनाक्रम का कारण बना, तो उसमें उस आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। जैसे भी साक्ष्य होंगे, जो भी डिटेल्स आएंगी, जो एविडेंस आएंगे, जो कथन आएंगे, उन सबको समावेश करते हुए इसमें कार्रवाई की जाएगी। मतलब सीसीटीवी में दोनों पुलिस वाले साफ साफ उदित को बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को और एविडेंस चाहिए। आखिर ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन मोहन यादव सरकार का एक मंत्री उदित के परिवार को दिलासा देने तक की जहमत नहीं उठा रहा है। उदित के परिवार को इंसाफ देने का आश्वासन तक नहीं दे पा रहा है। और अब जनहित में आपको दिखाते हैं वीडियो ऑफ द डे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन था, जिसको फैंस ने जोरदार तरीके से सेलिब्रेट किया। आज खुद अमिताभ बच्चन ने लोगों को निराश नहीं किया। बिग बी के घर जलसा के बाहर उनका 83वां जन्मदिन मनाने के लिए फैंस का सैलाब उमड़ा हुआ था, जिनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए खुद अमिताभ बच्चन अपने घर से बाहर निकले। कई फैंस अमिताभ बच्चन के कालजयी किरदारों वाली वेशभूषा में भी दिखाई दिए। और अब आज का जनहित मंत्र। नसीहत वो सच है जिसे लोग कभी भी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे लोग अक्सर खूब ध्यान से सुनते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।